कला जगत में राजनीति के खिलाड़ी समकालीन चित्रकार डॉक्टर सत्य प्रकाश। दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं समकालीन चित्रकार डॉक्टर सत्य प्रकाश। जनाब डॉक्टर सत्य प्रकाश की पैदाइश 1955 में उत्तर प्रदेश जिला मेरठ गांव पुट्ठी परीक्षतगढ़ में हुई। आप एक साधारण किसान परिवार में ताल्लुक़ रखते हैं। आपके वालिद स्वर्गीय श्री बनवारी लाल जी एक किसान थे और माता श्री प्रसन्नी देवी एक कुशल गृहिणी। आप अपने परिवार में 3 बहनों में अकेले भाई होने के कारण आप जी को बहुत लाड प्यार से लालन पालन हुआ और आप जी ने अपनी बीए की पढ़ाई पूरी की और आप जी की शादी एक कलाकार फैमिली में हुई और आपकी पत्नी भी एक कलाकार है और आप जी के ससुर एक प्रसिद्ध कलाकार थे और उनकी सतरछाया में ही आप जी ने कला की शिक्षा की शुभ आरंभ किया और वहीं आप जी के पहले कला के गुरु भी थे। इसके बाद आप जी ने डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के अंतर्गत अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद आप जी कला क्षेत्र में अपनी शुरुआती दौर में कार्य करना शुरू किया और बाद में आप कला के क्षेत्र में राजनीति में उतरे और कला में राजनीति ग्रुप बना के कला में हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कड़े संघर्ष किए। इसी के चलते आप जी के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए और कई आरोप पे आरोप लगे और आप अब भी कला की राजनीति का संघर्ष कर रहे हैं और कला जगत में हो रहे भ्रष्टाचारों को समय समय पर उजागर करते रहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवीदास खत्री दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के बाबत हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी शूबे में अपना एक ख़ास मुकाम हासिल किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज जिस शख्सियत को हमने इस प्रोग्राम में जहनत दी है, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। कला की दुनिया में इनके नाम को सभी जानते हैं। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान, जाने माने चित्रकार डॉक्टर सत्य प्रकाश जी हमारे स्टूडियो में विराजमान हैं। नमस्कार डॉक्टर सत्य प्रकाश जी, दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपका जन्म कहाँ हुआ और उस वक्त आपका कला का घर में माहौल कैसा था? मेरा जन्म 1955 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला गांव पुट्ठी परीक्षतगढ़ के अंतर्गत एक किसान परिवार में हुआ था। मेरे घर का माहौल सिर्फ किसानी करने का था। कला के प्रति मेरे परिवार में कोई रुचि किसी की नहीं थी। अभी बचपन में एक बार पीछे ले जाते हैं आपको कि आपको कला के प्रति रुचि कैसे हुई और उस वक्त आपके गुरु कौन थे, या कहाँ से आपने कला के बारे में जाना कि आपको लगा कि मुझे कला के फील्ड में ही जाना चाहिए? कला के प्रति मेरी रुचि 1974 में हुई, जब मेरी शादी मेरी पत्नी श्रीमती शशि देवी वर्मा के साथ हुई। उनका जो परिवार का माहौल था वो एक कलाकार का माहौल था। उनके फादर जो है एक चित्रकार थे और मेरे गुरु ही स्टार्टिंग के मेरे ससुर थे। मैंने कला की शिक्षा बीए से स्टार्ट की और फिर एमए मेरठ कॉलेज मेरठ से पेंटिंग में किया। मेरे गुरु डॉक्टर दिनेश शर्मा थे। उसके बाद मैंने जो एमए करने के बाद मैंने पीएचडी मेरे गुरु डॉक्टर दिनेश शर्मा के अंतर्गत की। एक चीज बताइए कि आप चित्रकारी भी करते हैं, स्कूल में अध्यापक भी हैं, तो दोनों के ये साथ कैसे चलाते रहे? नहीं, दोनों का साथ तो एक ही साथ है। मैं जो टीचर था वो भी कला अध्यापक था। मेरे स्कूल का माहौल भी कला का ही था। बच्चों को कला का ही ज्ञान देना था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप चित्रकला के साथ साथ स्कूल में भी जॉब करते रहे और अपनी संस्था भी है आपकी, बहुत सारे आप प्रोग्राम करवाते हैं, देश विदेशों में इधर उधर भ्रमण करते हैं। तो वो किस तरह
उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए। मैं अपने स्कूल के समय के बाद अपनी संस्था दिशा को चलाता था। उसके साथ ही मैंने बीजेपी कल्चर सेल में भी पेंटिंग के लिए कार्य करा। संस्कार भारती से भी मैं जुड़ा रहा, अन्य संस्थाओं से भी मैं जुड़ा, अमृतसर में इंडियन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट से भी मैं जुड़ा और आज वहाँ का भी मैं लाइफ मेंबर हूँ। उसके साथ ही मैं ललित कला एकेडमी से जो है 1990 से जुड़ा। आपने अब तक कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की, जैसे स्कॉलरशिप, फेलोशिप, या शो कहाँ कहाँ किए, या कहाँ कहाँ आपने कैंप या वर्कशॉपें करवाई या करी? 1982 में मुझे ललित कला एकेडमी की स्कॉलरशिप मिली। 1983 में मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जूनियर फेलोशिप प्राप्त हुई। 1990 में मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की सीनियर फेलोशिप मिली। तो आपने ये सब करते करते आप बहुत सारे कलाकारों को एकत्र करके आप एक साथ जो कहें कि उनको थिएटर में भी कार्य करवाते हैं, आप कंपटीशन भी करवाते हैं, वर्कशॉपें भी करवाते हैं, तो कहाँ कहाँ आपने ये सब किया और उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए। मैंने अपनी संस्था को बढ़ाने के लिए जो है ऑल इंडिया लेवल पर जो है बच्चों को आर्ट के प्रति रुझान उत्पन्न करने के लिए कला से के प्रोग्राम भी किए, उनके कंपटीशन भी कराए और पेंटिंग वर्कशॉप भी कराई। आदिवासी लोगों को उठाने के लिए मैंने आदिवासी क्षेत्रों में पेंटिंग वर्कशॉप कराई। थिएटर के लिए आज वही काम मैं थिएटर के लिए कर रहा हूँ। यंग आर्टिस्टों को अपनी दिशा का प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, उनको बिना किसी जो पैसा लिए, बिना किसी उसके मैं उनका आगे बढ़ा रहा हूँ। कला और कलाकारों को प्रमोट कर रहे हैं आप। लगातार मैं कला और कलाकारों को प्रमोट करता जा रहा हूँ, यही मेरे लाइफ का एक उद्देश्य है। डॉक्टर साहब, एक चीज आप बताइए कि इस वक्त जो कला का माहौल है हमारे देश में, कि जो नए कलाकार हैं उनको किस दिशा में कार्य करना चाहिए, या जैसे इतनी सारी राजनीति के बीच में उनको अपनी जगह बना के रखनी है, तो उनको क्या क्या करना चाहिए? देखिए, आज के जो माहौल राजनीतिक है, आज के माहौल में आर्टिस्ट को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है उठने के लिए। लेकिन मैं यंग कलाकारों को एक ही बात प्रमोट करता हूँ कि आप ईमानदारी से अपने क्षेत्र में अपने सब्जेक्ट के प्रति कार्य करें। डॉक्टर साहब, आपने जगह जगह थिएटर के शो किए दिशा के माध्यम से, तो आप कैसे मैनेज करते हैं कलाकारों को और थिएटर के लोगों को एक साथ मंच देते हैं, नए लोगों को भी आप उसमें मंच में शामिल करते हैं, तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए? देखिए, जो है मैं बीजेपी कल्चर सेल में श्री डीपी सिन्हा रिटायर IAS के साथ जुड़ा था अपनी पेंटिंग के विधा के साथ। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि डीपी सिन्हा एक राइटर, डायरेक्टर और एक लेखक हैं, नाटक क्षेत्र के जाने मानी हस्ती हैं, तो उनसे मैं जुड़ा। उन्हीं की वजह से मुझे जो है थोड़ा नाट्य विधा के लिए भी लगाव उत्पन्न हुआ। तो आप उनके साथ जगह जगह जाते भी रहे और उनके कार्यक्रमों में भी शामिल रहे? मैंने देश के अनेक हिस्सों में उनके साथ भी और अपने अलग भी और अपने कुछ आर्टिस्टों के साथ जो है नाटक उत्सव मैंने किए हैं और नाटकों का प्रदर्शन भी किया, जैसे लखनऊ, जो कलकत्ता, आसाम, अमृतसर, भोपाल, जबलपुर, अलवर आदि बड़े बड़े शहरों में किया। और आज भी आप कंटिन्यू कार्य कर रहे हैं और दिशा को आगे बढ़ाने के लिए कला और कलाकारों को प्रमोट कर रहे हैं? दिशा को मैं दोनों ही क्षेत्रों में आगे बढ़ा रहा हूँ, चित्रकला के क्षेत्र में भी और नाट्य क्षेत्र में भी। आपने कहाँ कहाँ एग्जीबिशनें की, कहाँ कहाँ कंपटीशन करवाए, जहाँ दिशा को प्रमोट करने के लिए कलाकारों को कैसे एकत्र करते हैं? देखिए, दिशा को प्रमोट करने के लिए मैंने आदिवासी आर्टिस्टों को इकट्ठा करके भोपाल में 2 बार वर्कशॉप कराई। पेंटिंग वर्कशॉप भी मैंने वहाँ कराई और उसका एग्जीबिशन भी मैंने वहाँ पर लगाई। इसी तरह से अमृतसर में भी मैंने आर्ट की एग्जीबिशन भी लगाई है और थिएटर का प्लेटफॉर्म भी दिया है। वहाँ हर साल मैं एक प्ले अमृतसर में करता हूँ अपनी सोसाइटी में। साहब, एक चीज़ बताइए कि आप ये जो सारे कार्यक्रम करते हैं, जहाँ लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं, तो इनसे क्या पैसा लेते हैं या इनको पैसा देते हैं? देखिए, मैं किसी कलाकार से कोई पैसा नहीं लेता हूँ और इनको थोड़ी बहुत हेल्प भी कर देता हूँ। सबसे बड़ी हेल्प इनके लिए है कि इन बेचारे यंग आर्टिस्ट को कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे पाता है,
तो मैं अपनी दिशा के प्लेटफॉर्म पे इनको प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप किस विषय को लेके अपना कार्य करते हैं और कौन कौन माध्यम व तकनीक उसमें इस्तेमाल करते हैं? मैं नेचर से प्रभावित होकर नेचर को अपना माध्यम मानकर नेचर पर कार्य करता हूँ। और दूसरा मेरा राजस्थानी का और पीएचडी का क्षेत्र रहा था, इसलिए राजस्थान की जो पेंटिंग है, बिल्डिंग्स हैं, ड्रेस है, मोनूमेंट्स हैं, उनको लेकर पेंटिंग करता हूँ। माध्यम मेरा जो है ऑयल कलर, एक्रेलिक ही रहा है। दोस्तों, कला चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश द्वारा बनाए गए चित्रों पे। इस तरह समकालीन चित्रकार जनाब डॉक्टर सत्य प्रकाश जी कुदरत की कायनात से बहुत करीबी से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान हैं। आप में ज़मीनी मिट्टी से जुड़ी खुशबू है, इसलिए आपकी आर्ट में भी राजस्थान व भारत की कला की झलक नजर आती है। आप कुदरत की गोद में बैठकर अपने कैनवस पर हूबहू उतारने का प्रयत्न अपने अमूर्त कला के हिसाब से करते रहते हैं। जनाब डॉक्टर सत्य प्रकाश ने ज़्यादातर एक्रेलिक और ऑयल में काम किया और इसके साथ साथ प्रिंट मेकिंग में भी कई कार्य किए। शुरुआती दौर में डॉक्टर सत्य प्रकाश जी ने अपने फन की बदौलत कई अवार्ड व स्कॉलरशिप और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से जूनियर व सीनियर फेलोशिप भी अपने नाम किए और कई वर्षों तक ललित कला अकादमी में जनरल काउंसिल के मेंबर भी रहे। डॉक्टर सत्य प्रकाश ऑल इंडिया फाइन आर्ट अमृतसर के लाइफ मेंबर भी हैं। दिल्ली संस्कार भारती व भाजपा के सदस्य भी हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी आज अपनी संस्था के साथ साथ कई अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। वह अपनी संस्था दिशा के माध्यम से कई कला के वर्कशॉप, कार्यक्रम व प्रदर्शनियाँ व नाटक आदि करवाते रहते हैं, कला और कलाकारों को प्रमोट करने के लिए। आज वह भरपूर जीवन अपनी कलाकार फैमिली के साथ बिता रहे हैं और अपना कार्य लगातार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने कला की यात्रा अकेले शुरू की थी अपने परिवार से, तो आज आपके परिवार में कला का पूरा माहौल है, वो किस तरह आपने उनको संजो के रखा या जोड़ के रखा या आगे बढ़ावा दिया उनको? देखिए, मेरे पत्नी है, वो एमए पेंटिंग में है, वो दिल्ली गवर्नमेंट से एज ए टीचर, ड्राइंग टीचर रिटायर हुई है। मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो एमए पेंटिंग है, वो भी आर्टिस्ट है। मेरे दो बेटियां हैं, दोनों बेटी, बड़ी बेटी नीलिमा वर्मा, उसने बीएफए आर्ट एजुकेशन से, एमएफए आर्ट एजुकेशन जामिया मिलिया से किया। छोटी मेरी बेटी जो श्वेता वर्मा है, उसने बीएफए फाइन आर्ट्स में किया, एमएफए फाइन आर्ट में किया। उसके बाद तीसरे नंबर का मेरा बेटा है वरुण वर्मा, जिसने जामिया मिलिया से स्कल्पचर में बीएफए किया और एमए इन पेंटिंग भोपाल यूनिवर्सिटी से किया। तो आज सारे परिवार में कला के माहौल में पल बढ़ रहे हैं और आगे सदस्यों के साथ मेरी बातचीत होती है, आपके बेटे के साथ भी, बेटियों के साथ भी। वो बोलते हैं हमारे पापा ने कभी भी हमें प्रमोट नहीं किया, हम अपने बलबूते पे आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण रहा? आपके हाथ में सब कुछ था, आप जनरल काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं, तो जहां आप बंदरबाट एक टाइम पे बट रही थी, तब आप भी उसमें रेस में थे। वो देखिए, उस बंदरबाट में जो है मुझे भी अवार्ड देने की कोशिश की गई, मैंने अवार्ड नहीं लिया। इसी तरह से मैंने अपने बच्चों को जो है अपने फील्ड में कभी आगे अपने बल पे नहीं आने दिया। मैंने उनसे एक ही जो कहा, अगर आप में दम है, आप में बल है, तो आप अपने दम पाइए। और जिस भी क्षेत्र में आज मेरे दोनों बेटियां टीचर हैं, दोनों अपने ही दम पे अपने क्षेत्र में है। मेरा किसी तरह का कोई सहयोग मेरे उनको लिए, ना ही मेरा सहयोग मेरे बेटे के लिए था। आज मेरा बेटा भी स्कल्पटर भी है, पेंटिंग भी करता है, एडिटिंग का काम भी करता है, फोटोग्राफी भी करता है, वो सब अपने ही बलबूते पर करता है। डॉक्टर साहब, आपने कई लोगों को प्रमोट किया, कि आपको नहीं लगता था कि आपको परिवार के साथ भी आपने नाइंसाफी की है? नहीं, ये आपका कहना बिल्कुल उचित है कि मैंने अपने परिवार के साथ नाइंसाफी की है,
क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को इतना, अपने साथ के जो भी आर्टिस्ट आए उनको मैंने इतना प्रमोट करा, उनको सबका नाम लेना उचित नहीं है, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि वो मेरे द्वारा प्रमोट करे गए हैं और आज वो किसी मुकाम पे खड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन वो मेरे पास आए, जो मेरे था हाथ में मैंने उनका करा, लेकिन मैंने गलत किसी को प्रमोट कभी नहीं करा। डॉक्टर साहब, जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे ललित कला हो, चाहे मॉडर्न आर्ट गैलरी हो, या फिर सरकारी व गैर सरकारी अन्य संस्थाएं, उनको किस तरह का कार्य करवाना चाहिए जिससे कला और कलाकारों में सुधार हो सके, उदार हो सके? देखिए, कला का कार्य कराने के लिए तो सब वही कार्य हैं, सब वही करते हैं, लेकिन मेरे तो सरकार से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट हुआ, ललित कला हुई है, कोई भी इस तरह के सेंटर हैं, वहाँ जो भी उस सेंटर का मुखिया प्रमुख लाया जाए, वो आदमी उस क्षेत्र का जाना माना हो, उसकी एक विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए, उस पर कोई किसी तरह का आरोप तो नहीं है, वो गलत किसी ग्रुप से तो जुड़ा हुआ नहीं है। ये मेरी गवर्नमेंट से प्रार्थना है, तभी आर्ट जो है सही माध्यम से गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। मतलब कला के क्षेत्र में एजुकेटेड होना चाहिए, कला के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया। सरकार को इस पे तवज्जो देनी चाहिए। अगर इस तरह के वर्ल्ड रिप्रेजेंट करने वाले संस्थान जो हैं वो आज की डेट में अगर इस तरह के कार्य नहीं करवाते हैं, जहाँ उनको कला की समझ नहीं है, तो सरकार को उस पर तवज्जो देनी चाहिए। देखिए, जब से मोदी जी की सरकार आई है इस तरफ तवज्जो दिया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग बीच में आ जाते हैं जो अपना इधर से उधर से जुगाड़ करके इन संस्थाओं को बदनाम करके चले जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। वहाँ सरकार को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और लोगों को जो क्षेत्र में है उनकी सलाह भी लेनी चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब कि सरकार ही बदनाम होती है, सरकारों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है चंद लोगों की वजह से। देखिए, सरकार की कोई गलती उसमें नहीं है, लेकिन उसको जो सलाह देने वाले बीच में बिचौलिए आ जाते हैं, ये सब उनकी गलतियां हैं, वही सरकार को बदनाम करते हैं। सरकार तो एक अच्छा कदम उठाना चाहती है आर्टिस्टों के हित में, चाहे वो पेंटिंग का हो या नाट्य विधा का हो या संगीत विधा का हो या नृत्य विधा का हो, लेकिन उनको बिगाड़ने वाले हम ही लोग हैं जो उनको सलाह देते हैं जाके। डॉक्टर साहब, एक सवाल कि आप दृश्य कला के अतिरिक्त और कौन कौन सी कलाओं में रुचि रखते हैं? देखिए, मेरी दृश्य कला के अलावा भी थिएटर में भी है, नृत्य में भी है, गायन में भी मैं सुनता हूँ, पसंद करता हूँ उनको जो है। डॉक्टर साहब, जो हमारे दूर दराज इलाकों में बैठे हैं, कलाकार बनने की सोच रहे हैं, जहाँ आर्ट फील्ड में आकर टिकने की बात हम कर रहे हैं कि उनको किस तरह अपनी जगह बनानी चाहिए, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, मेरा एक ही मैसेज है, उनको ईमानदारी से काम करना चाहिए और जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे जो है अनुभव उनके प्राप्त करने चाहिए। मैं अपनी तरफ से जो नए कलाकार आते हैं दोनों क्षेत्रों में, मैं उनका सहयोग भी करता हूँ, फाइनेंशियल भी, वित्तीय भी और आर्थिक रूप से भी और मोरल के आधार पर भी। आप कला के साथ साथ राजनीति के खिलाड़ी भी रहे हैं, या जो कहा जाए कि राजनीति में भी आप सक्रिय रहे, लेकिन कला और कलाकारों को प्रमोट करते रहे। देखिए, मैं कलाकारों को और कला को प्रमोट करने के लिए ही कला की राजनीति में आया था, लेकिन वहां आने के बाद ही मैंने माहौल ऐसा देखा कि मैं अपने ही लोगों के खिलाफ मुझे विरोध करना पड़ गया, और जब उनका विरोध करा तो वो मेरे विरोधी हो गए। मैंने उनको छोड़ा, मैं दूसरों को लाया, उनका भी वही कार्य हुआ। तो इसलिए राजनीति में रहना भी जरूरी है, राजनीति के बिना भी कला का उद्धार नहीं हो सकता है। नहीं, आपने जितने भी कलाकारों में प्रॉब्लम आती थी, मैं खुद भी कुछ प्रॉब्लम झेली थी, लेकिन आप हमेशा बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लेते रहे, आप दिशा दिखाते रहे, और अपनी इस जो राजनीति कहे या कला का माहौल जो था, आपने इस तरह का अपने इर्द गिर्द ताना बाना बुन के रखा और लोगों की मदद करते रहे। इसमें क्या आपको फायदा होता था? देखिए, मेरे को फायदा एक होता था कि मैं अपने कलाकारों को जो गवर्नमेंट जो संस्थाओं द्वारा परेशान किए जाते थे, उनका मैंने आर्थिक रूप से भी और सलाह के रूप में भी और कोर्ट की लड़ाई के रूप में भी मैंने उनका पूरा सहयोग दिया। क्योंकि मुझे ये होता था, एक परेशान आदमी, दुखी
जो बेचारे युवा हैं उनका मैं किस तरह सहयोग कर सकता हूँ। इसके पीछे एक ही कारण था कि मैं भी एक ऐसे देहात, दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर पे मेरे गांव है, वहाँ जहाँ कोई किसी मेरा कोई ऊपर मेरा सरपरस्त नहीं था, मैंने खुद आके ये लड़ाई, लोगों ने मेरी साथ हेल्प करी, मेरी भी हेल्प लोगों ने करी, उसमें आनंद देव ने मेरी हेल्प करी, अवतार सिंह ने मेरी हेल्प करी, और बहुत लोगों ने, रामाचंद्रन ने मेरी, जब जामिया में पढ़ता था मेरी हेल्प करी, परमजीत सिंह ने भी मेरी हेल्प करी। तो मुझे वो मेरे दिल में था कि जो ये लोग बेचारे आते हैं मैं इनकी हेल्प करूं और इनको हर जगह आगे बढ़ाने का रास्ता इनके लिए प्रशस्त करूं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे कलाकार व कला प्रेमी जहाँ कला क्षेत्र में कार्य कर रहे कलाकारों का मानना है कि आप राजनीति के एक बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं और आज भी उसी तरह अपना कार्य कर रहे हैं, और आप पे बहुत सारे लोग का मानना है कि आप जितनी भी आर्ट की एक्टिविटियाँ होती हैं उसमें जो भी राजनीति होती है उनके पीछे आपका हाथ रहता है। इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें जो आपका कहना है कि मेरा हाथ रहता है वो सरासर जो है गलत भी है, क्योंकि मुझे इस आर्ट की राजनीति में लाने वाले, जब मेरी लाइफ की जीवन की शुरुआत थी तो श्री आनंद देव और श्री अवतार सिंह थे, जिन्होंने मुझे सिखाया कि अगर अन्याय होता है तो उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए। मैं उन्हीं की प्रेरणा लेके तब से आज तक आवाज़ उठाता रहा हूँ, चाहे अपने लोग हों या दूसरे लोग हों। जो अन्याय करता है, भ्रष्टाचार करता है, मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। इसीलिए मैं तब भी से आज तक वही लड़ाई लड़ता रहा हूँ। इसके उदाहरण है मोटे तौर पे, नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट की परचेजिंग में धांधलेबाजियाँ होती थी। कोई लोग 10-10 लाख की, 5-5 लाख की, और यंग आर्टिस्ट की जो है 2,000, 3,000, 20,000 की पेंटिंग परचेज होती थी। उन परचेजिंगों में कब पहले एडवांस में परचेज कर ली जाती थी, जिसको मैंने मिटाने के लिए जो है दिल्ली हाई कोर्ट में केस लड़ा, और उस केस में यहाँ तक हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज को ये मानना पड़ा, उसने डायरेक्टर को जो राजीव लोचन जी को बुलाया कि आप जो है जो ये सुझाव दे रहे हैं भ्रष्टाचार मिटाने के, वो आपको लागू करने पड़ेंगे, नहीं तो मैं आपके खिलाफ जो है इंक्वायरी फिक्स कर रहा हूँ। तो उन्होंने जो सुझाव मेरे से मांगे मैंने वो सुझाव उन्हें दिए। उस सुझाव के देने के बाद आज तक नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट में कोई भी परचेज या खरीदारी वो नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उसमें इतनी पारदर्शिता थी कि उसमें भ्रष्टाचार होने के बहुत कम चांसेस थे। लेकिन आपको क्या लगता है कि उससे कलाकारों का सुधार हुआ या उधार हुआ, और उससे तो आने वाली पीढ़ी का जो परचेजिंग करते थे उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ? क्या आपको नहीं लगता जी? नहीं, आज मुझे महसूस होता है कि वो लड़ाई मैंने लड़ी थी ईमानदारी के लिए, लेकिन उसका जो है फल जो है बहुत गलत निकला, क्योंकि तब से परचेजिंग बंद हो गई है। जब यंग आर्टिस्ट की बेचारों 10,000, 15,000, 20,000 में तो सेल हो जाती थी पेंटिंग, अब तो इन्होंने परचेजिंग ही करना बंद कर दिया है। करते तो दूसरे चोर रास्तों से, दूसरे रास्तों से कर लेते हैं परचेजिंग। जानकार कहते हैं कि आनंद देव को लाने वाले भी आप थे और हटाने वाले भी आप थे, और जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उन पे आज वो भी उसी राह पे चल रहे हैं। इसमें आपका क्या मानना है? देखिए, जो आनंद देव को जहाँ तक आपका प्रश्न है, हटाने वाला मैं हूँ, लेकिन मुझे आर्ट कला के जगत में लाने वाले भी आनंद देव थे, और जब उनका बुरा वक्त आया, कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो उनके साथ मैंने लड़ाई लड़ी, उनको दोबारा इलेक्शन जीते, गवर्नमेंट से फ्री हुए, फिर उनको लेकर आया। अब जो लोग उन पर आरोप लगा रहे थे, जब उनको सत्ता मिली एकेडमी की तो उन्होंने भी वो जो है उससे ज्यादा भ्रष्टाचार करा, जो आरोप लगाए थे आनंद देव पर भ्रष्टाचार करने के, और उनके खिलाफ गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया। क्या आपको लगता है कि जो आप लोगों ने कदम उठाए थे वो सही थे? हाँ, वो कदम सही थे जो मैंने उठाए। मानने वाले कहते हैं कि आनंद देव को जिन लोगों ने आरोप लगाए आज वही सत्ताधारी उसी राह पे चल रहे हैं, खुद भ्रष्ट राहें खोल रहे हैं, तो उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ रहा। लाने वाले भी आप ही थे, हटाने वाले भी आप थे, और जिनको अभी बिठाया उनको लाने वाले भी आप ही थे। तो आपका क्या मानना है? देखिए खत्री जी, आपका ये आरोप जो है मेरे पर सरासर गलत है, क्योंकि आनंद देव ने मुझे सही रास्ते पर चलना सिखाया। आनंद देव को बदनाम करने वाले, भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले कौन थे? जिन्होंने आनंद देव से फायदा उठाया। उन्हीं लोगों को जब दोबारा सत्ता मांगे तो उन्होंने भ्रष्टाचार करा, तो फिर उनको लोगों, मैंने ही उनको हटवाया, फिर मैंने ही उनकी लड़ाई लड़ी है आर्टिस्टों के साथ मिलकर। आर्टिस्टों ने उनको हटाया, बाहर निकाला है, और जब उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध भी अन्याय हुआ
तो उनके साथ अन्याय में उनकी लड़ाई भी मैंने लड़ी। आप बताइए, क्या मैंने आपकी लड़ाई नहीं लड़ी थी? जब आपको गड़ी से निकाल दिया गया था 22-23 8 को यंग को, तो मैंने सबकी लड़ाई कोर्ट में लड़ी नहीं लड़ी? आप बताइए। हाँ, उन्होंने उस वक्त हमें फर्जी डिग्रियां हमारी बोल के। हाँ देखिए, आप एक फर्जी डिग्री का आरोप लगाया था। क्या शांति निकेतन जैसे जो इंस्टीट्यूट जो मतलब जाली डिग्री बांटते हैं? जी, उनकी एक भूल थी, जहाँ एकेडमी में जो बैठे हुए अधिकारी थे जी, उनका कार्य था सोचना या करना। नहीं, अधिकारी तो उनके दबाव में रहते थे, तो वो अधिकारी बेचारा क्या सोचेगा? अधिकारी तो एक बाबू है, उसकी तो कलम चलती है, उसे तो जो कहेंगे वो काम करेगा। तो आपको क्या लगता है उसके पीछे जितना भी हाथ था राजनीति का, राजनीति के खिलाड़ी आप थे या वो लोग थे? नहीं, राजनीति के खिलाड़ी दोनों ही लोग थे। हम ईमानदारी की लड़ाई लड़ते थे, वो भ्रष्टाचार की लड़ते थे। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो हमने उनके आरोप से मुक्त भी कराया है। उनके साथ हमने अपना पैसा जेब से लगाया, कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने तो हमारा पैसा तक नहीं दिया है पूरा, वकीलों की पेमेंट नहीं करी है पूरी उन्होंने। तो आपको क्या फायदा था ऐसी लड़ाई लड़ने का, या उनका साथ देने का, या इनको बचाने का? नहीं, मेरा वो तो ये था कि आर्ट के खिलाफ एक अन्याय हो रहा था कि आधे लोगों पे आरोप करप्शन के लगाए जा रहे थे, आधे लोगों पर आरोप नहीं लगाए जा रहे थे। जो उनके चमचे थे उन पर नहीं लगाए जा रहे थे। तो हमने लड़ाई इसलिए, आरोप लगाइए तो सब पे एक्शन लीजिए, तो सब पे लीजिए, वरना मत लीजिए। गढ़ी पे जो यंग आर्टिस्ट काम कर रहे थे उनको इन्होंने बाहर निकाला। क्यों निकाला? अपने लोगों को तो नहीं निकाला, तो 20-20 साल से कब्जा करे हुए बैठे थे वहां। तो आपका मानना है कि भ्रष्टाचार तब भी हो रहा था, अब भी हो रहा है? हाँ, भ्रष्टाचार तब इतना नहीं था जब बहुत मामूली था, अब तो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। अब तो हर चीज में देखो तो भ्रष्टाचार ही निकलता है। और उसके सबूत देखे ये जो है कार्यालय महान लेखा निर्देशक जो है लेखा परीक्षा केंद्रीय, ये उसकी रिपोर्ट है। इतने आरोप हैं इनके ऊपर, ये सब नंगे हैं हमाम में, ये नहीं बच पा रहे। जो हमने गवर्नमेंट को भ्रष्टाचार खोला था, ये उससे जागता जुगता प्रूफ है। और ये प्रूफ मेरे पास भी है और दिल्ली के अंदर बहुत लोगों के पास प्रूफ है, क्योंकि सब जी कहाँ से आए आपके पास पेपर, और किसने? देखिए, जो कलाकार बेचारे यंग हैं, जो आर्ट को से भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, वो ही हमें भेजते हैं, हमें नहीं, औरों को भी भेजते हैं। मतलब आपके पास भी आते हैं और भी पेपर जाते हैं? हाँ, और मेरे पास भी आते हैं, औरों के पास भी जाते हैं। आनंद देव के टाइम में टेक ओवर हुआ, उसके बाद भी टेक ओवर हुआ, तो मानने वाले कहते हैं कि वो टेक ओवर के पीछे भी आपका हाथ था, और आरोप तो आप पे ही लगते रहे। आपको कई सारे एकेडमी ने भी आरोप लगाए आप पे। देखिए, जो कहते हैं, जो आनंद देव के टाइम में मैं जनरल काउंसिल मेंबर था, मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा था। लोगों ने मुझे हटाने की करी, गवर्नमेंट से जो है टेक ओवर मैनेजमेंट का कराया, क्योंकि उस टाइम जो है सत्ता में अशोक वाजपेयी आदि लोग थे जो आनंद देव के विरुद्ध थे। उन्होंने टेक ओवर कर लिया, उन्होंने इंक्वायरी कराई मिनिस्ट्री के द्वारा, हाई पावर इंक्वायरी कराई। इंक्वायरी रिपोर्ट में हमारे खिलाफ या आनंद देव के खिलाफ या उस टाइम के किसी भी मेंबर के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार नहीं निकला। और अब जो इंक्वायरी हुई है, जो मिनिस्ट्री ने कराई है, उसमें इतना भ्रष्टाचार उन लोगों के खिलाफ निकल रहा है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर आर्ट को बचाना है, इस ललित कला अकेडमी को बचाना, आर्ट को बचाना, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आज की डेट में ऐसे ऐसे लोग कर्मचारी वहां मौजूद हैं जिनकी जो है इंक्वायरियां पेंडिंग पड़ी हैं, जिनको सीबीआई ने लिखा है कि ललित कला के सीनियर अफसरों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। भ्रष्टाचार में लिप्त थे वो, जो भी भ्रष्टाचार हुआ उन सीनियर अफसरों के द्वारा हुआ। सर को वो रिपोर्ट सीबीआई की पड़ी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो 4 साल से ललित कला को लिखा है, इन अफसरों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। चेयरमैन आए, काम करा, अपना कमाया, चले गए। चेयरमैन आए, बैठे हैं, गवर्नमेंट अफसर भी आए, आर्टिस्ट भी आए, किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आर्टिस्ट तो भ्रष्टाचार करके चले गए, गवर्नमेंट कर्मचारी अपना चुपचाप बैठ कर अपना पीरियड समय बिता रहे हैं। लेकिन मेरी भारत सरकार से यह मांग है कि इनके खिलाफ एक ऐसी संस्था, जो महान संस्था है, उसको बचाया जाए, बर्बाद हो। मतलब आपका कहना है कि सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए और इन पे एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल, मेरा यही सरकार से अनुरोध है कि एक्शन लेना चाहिए। अगर मैं भ्रष्ट हूं, मेरे पे भी कोई आरोप है, तो मेरे खिलाफ भी जो इंक्वायरी करनी चाहिए, मेरे खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। जानकर कहते हैं कि आनंद देव के कार्यकाल में कला को वो स्थान मिला जो घर घर तक उन्होंने पहुंचाया। इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा जो आपको ये कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। आनंद देव के से पहले
कल ललित कला एकेडमी के अंदर आर्टिस्ट, यंग आर्टिस्ट की हिम्मत नहीं होती थी देश के जो गैलरी के अंदर चला जाए, ललित कला के ऑफिस में एंट्री कर ले। लेकिन आनंद देव के बाद आज जो है हिंदुस्तान के कोने कोने से, गांव गांव से कलाध्यापक या आर्टिस्ट, ये आदमी जो फ्रीलांस है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, पेंटिंग करता है, वो भी एकेडमी में आने की हिम्मत करता था। उन्होंने इतना उत्थान करा है कि आज जहाँ भी एकेडमी खड़ी है उसमें वो आनंद देव के निर्णय की वजह से खड़ी है। और आज ललित कला एकेडमी के अंदर जितने आर्टिस्ट हैं उसमें 80% जो है कलाध्यापक ही हैं, जो गांव के दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं। आपका मानना है कि आनंद देव की वजह से ही ललित कला का जो नाम था वो घर घर तक पहुंचा? मेरा ही मानना नहीं है, हिंदुस्तान के हर कलाकार का मानना है कि जो कला जो है हिंदुस्तान ललित कला एकेडमी की जो गांव के दूर दराज के क्षेत्रों में हिंदुस्तान के में पहुंची है, जिसकी वजह से आज एक यंग आर्टिस्ट भी आके ललित कला में कह देता है कि मैं नेशनल में पार्टिसिपेशन करूंगा, मुझे कैंप, मुझे वर्कशॉप चाहिए। उस टाइम पे कोई नहीं बोल पाता था, किसी को नहीं मिलता था, आज उन्हीं लोगों को मिलता है, उत्थान हो रहा है उनका, वो आर्टिस्ट खुश हैं। लेकिन गवर्नमेंट को सिर्फ इतनी जरूरत है कि जो भ्रष्टाचार व्याप्त है ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा, पुराने कलाकारों के द्वारा जो आगे अफसर चले गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, तभी इसकी साख बच पाएगी एकेडमी की। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी, आप पे प्रतिदिन आए दिन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, आप पे ललित कला आरोप पे आरोप लगाती रही है और आपको ब्लैकलिस्टेड भी किया गया, तो इसमें आपका क्या मानना है? देखिए, जो भी आरोप मेरे पे लगाए जाते हैं वो वर्बली लगाए जाते हैं, तब मैं उनको लिखित में कोई देता हूँ, मुझे लिखित में कोई जवाब नहीं दिया जाता है। और जितने आरोप लगाए गए थे सब आरोप गलत थे, कोई आरोप कहीं भी गवर्नमेंट ऑडिट में किसी भी तरह की इंक्वायरी में मेरा कहीं नाम नहीं है। उन लोगों के सबके नाम है जिन पर आरोप लगाए गए थे, और जो मुझे ब्लैकलिस्टेड करा गया है वो भी सिर्फ इसलिए करा गया है कि मैं उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मंत्री जी को, मंत्रालय को लिखता रहा हूँ, ये करप्शन हो रहा है, इसकी जांच कराओ। वो उससे इतने दुखी हो गए कि उन्होंने मुझे जो है बिना किसी एजेंडे में नाम लिए, बिना मुझे कोई नोटिस दिए, बिना मुझे कोई मेरा पक्ष जाने में मुझे ब्लैक लिस्टेड कर दिया। भाई, इसका कारण क्या है कि वो मेरे से डरते हैं कि वो जो आरोप मैंने जितने लगाए थे पिछले 4 साल में, ये सारे आरोप इस रिपोर्ट में के अंदर है। आरोप लगाने वालों का भ्रष्टाचार भी लिखा हुआ है, उनपे 1,75,000 50,000 रुपए पिछले 5-10 साल से बैलेंस पड़ा हुआ है, वो पैसा रिकवर नहीं हुआ। उन्होंने मेरे को ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, आज वो खुद लोग भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके तरफ लाखों 4-4 लाख 5-5 लाख का बैलेंस पड़ा हुआ है, पिछला पैसा उनको ग्रांट मिली है एकेडमी से, उनका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है अभी तक, उनके कोई सबूत पेश नहीं करे, उनके प्रोग्राम हमने कर लिया है, उनका पैसा ड्यू पड़ा हुआ है। तो मैं तो गवर्नमेंट को तब भी लिख रहा था, आज भी लिख रहा हूँ, गवर्नमेंट ने भी ऑडिट, स्पेशल ऑडिट कराया था, इसी मेरे आरोपों के आधार पर सुना है, तो वो सही निकला है। वो पूरी रिपोर्ट में पूरा पड़ा हुआ है, आप देखिए, ये रहा, आप देखिए पूरा ये रहा, और देखिए ये सबके नाम इसमें आए हुए हैं भ्रष्टाचार के लिए। तो इसमें सरकार क्या कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं, सरकार तो अभी ये रिपोर्ट आई है, सरकार कार्रवाई करेगी, क्यों नहीं करेगी, ईमानदार सरकार है, ये तो मोदी की सरकार है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना करप्शन करूंगा ना करने दूंगा, वही मेरा उद्देश्य है, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना करप्शन करूंगा, ना अपने बच्चों के लिए करप्शन करूंगा, ना अपने भाई भतीजों के लिए करप्शन करूंगा। इन सब लोगों ने तो भाइयों को, भतीजों को अवार्ड दिया है, खुद ऐसे मेंबर मौजूद हैं जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर थे, उन्होंने अवार्ड ले लिया। और अभी पिछले 8 साल में तो ये चल रहा है, जिसने पहली बार लाइफ में एक पेंटिंग बनाई है मिस्टर खत्री जी, उसको नेशनल अवार्ड मिला है, एक पेंटिंग बनाई है जिसने, और कभी जिंदगी में ब्रूस नहीं उठाया उसने, खुद अपने इंटरव्यू में बोलते हैं। और आर्टिस्ट है वो, उसका पेंटिंग का उसे ग्राफिक में बैनाले अवार्ड दिया जाता है। ऐसे ऐसे उदाहरण मौजूद है। नहीं, आर्टिस्ट किसी भी फील्ड में कार्य कर सकता है, ऐसा भी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी जिस फील्ड में एजुकेशन प्राप्त करी है, अनुभव प्राप्त करा है, उसे महत्ता प्राप्त है, उसी में उसे अवार्ड मिलना चाहिए। मैं पेंटिंग में मैंने एमए करा है, पेंटिंग में मैं कार्य करता हूँ, लेकिन मैंने ग्राफिक भी करा है, सेलोग्राफी करी है, मेरे सेलोग्राफी के प्रिंट देखिए आप, लेकिन मैंने तो अप्लाई नहीं करा बैनाले में प्रिंट में मेकिंग में, ये मेरा जमीन था, मैंने नहीं करा। मैं जुगाड़ फिट कर अवार्ड के लिए नहीं करा, उन्होंने जुगाड़ फिट कर अवार्ड अप्लाई कर दिया और उन्हें पहली बार एक प्रिंट बनाया, उस पर अवार्ड मिल गया। आप भी तो उन भ्रष्टाचारियों के दाहिने हाथ रहे हैं, उन्हीं को बचाते रहे हैं, उनको लाया भी आपने और आज भी उनकी मदद करते हैं।
नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मदद, जब उन पर बुरा वक्त आता है, जब उनके खिलाफ अन्याय होता है, उनके क्या, किसी के भी खिलाफ होता है, तो उसकी मैं लड़ाई लड़ता हूँ, कोर्ट तक लड़ता हूँ। मैं तो अपने पैसे से लड़ता हूँ, अपनी पेंशन के पैसे का इस्तेमाल करता हूँ। मेरे खिलाफ अगर मैं भ्रष्ट हूं तो इतने साल से मैं लड़ रहा हूँ, 10 साल से, लोगों ने मेरे खिलाफ क्यों नहीं इंक्वायरी करी है, मुझे जेल क्यों नहीं भिजवाया अभी तक? तो इससे आपको क्या बेनिफिट होता है? आप अगर दूसरों की लड़ाई लड़ते हैं, वो उनका कार्य है, वो उन्हें लड़ना चाहिए। देखिए, मैं एक गांव से किसान पिता की औलाद था, मैं यहाँ आया, मेरा लोगों ने साथ दिया, मैं एकेडमी तक भी गया, एकेडमी के उस पद तक भी मैं जनरल काउंसिल तक गया, लोगों की वजह से गया। तो मेरा ये है कि अगर वो, उसको मैं अपनी माँ के बराबर जैसी मानता हूँ, अगर वहाँ कोई आदमी बैठ के भ्रष्टाचार करता है, करप्शन करता है, तो मेरे दर्द होता है, तो मेरे जमीर कहता है कि नहीं, तुम लड़ाई लड़ो, भले ही मुझे फांसी चढ़ जाए, इसलिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ। आपका मानना है कि इतना अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं, या इतने भ्रष्ट लोगों पे ये इतने सारे नोटिस भेजे गए, लेकिन आज तक तो कोई कार्रवाई दिखी नहीं, ना होती है, तो आप बेवजह क्यों ये सवाल उठाते रहते हैं और कोर्ट में अक्सर कोर्ट की बात करते हैं, और आप आरटीआई पे आरटीआई लगाते रहते हैं? ये मेरा नहीं, और भी लोगों का मानना है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। आज के टाइम में जो सरकार है, वो बड़ी ईमानदार सरकार है, वो हर भ्रष्टाचार ना करती है, ना करने देती है, एक्शन लेगी। अब उनकी आंख खुली है, उन्होंने ये कार्रवाई करी है, रिपोर्ट आई है, तो एक्शन होगा। और बाई दी अगर नहीं होता है तो मेरी कोर्ट की कार्रवाई शुरू है। मैं जो है पटियाला कोर्ट में इन लोगों के खिलाफ जिनके नाम है भ्रष्टाचार के, FIR लॉन्च करा के अपने पैसे से केस लड़ूंगा। इनको मैं जेल के अंदर भिजवा के ही छोड़ूंगा। और इसमें ऐसे भी आरोप हैं कि जो है आज की डेट में तो ऐसे अपॉइंटमेंट हो रहे हैं जिनकी ना बेसिक क्वालिफिकेशन है, ना एक्सपीरियंस है, ना उनको किसी भी तरह का कोई ज्ञान है उस फील्ड का, उनको अपॉइंटमेंट करे जा रहे हैं। लाइन लगी है भ्रष्टाचारों की। और ये ऑडिट ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है, ऐसे लोग भर्ती हुए हैं। तो आपको कोर्ट मास्टर भी कहा जाता है, मतलब आप हर किसी को कोर्ट की तरफ ले जाते हैं और पैसा भी अपने से लगाते हैं। हमारे टाइम पे भी आपने बहुत मदद की, हमारे जैसे बहुत सारे कलाकारों में। इसमें आपको क्या फायदा है? आपको देखिए, क्या ऐसा है, जब सही रास्ते से कार्रवाई नहीं होगी तो कोर्ट के माध्यम से तो जाना ही पड़ेगा। सरकार भी, पहली सरकारें कोर्ट के माध्यम को ही सुनती थी, कोर्ट का जब डंडा पड़ा तभी सुनती थी। लेकिन आज की सरकार ऐसी नहीं है। आज की सरकार तो छोटी सी आवाज को भी सुनती है। तो मुझे फायदा यही है कि कम से कम जो हमारी कर्म भूमि है ललित कला एकेडमी, वहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो बस। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा करने जा रहा हूँ, जिसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है। अभी कई कार्य ने जो कैबिनेट इसमें दिया है कि 225 करोड़ रुपया पेंडिंग पड़ा हुआ है, आर्टिस्टों के, कर्मचारियों के करप्शन के पेंडिंग है, जो अमाउंट रिकवरी नहीं हुई है। नहीं, आपके बोलने से क्या होता है? ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारे आरोप लगाते हैं। नहीं, ये भाई साहब, ये 225 करोड़ गवर्नमेंट ने लिखा है, ऑडिट रिपोर्ट में से लिखा है, इतना पैसा पेंडिंग पड़ा। ये करप्शन अभी नाम के लिखा है, तो आर्टिस्टों के भी नाम है, जो ऑफिसरों के भी नाम है। अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई होती तो सरकार इसमें एक्शन लेती। सरकार तो क्यों नहीं एक्शन ले रही? नहीं खत्री जी, अभी तो ये रिपोर्ट आई है, गवर्नमेंट पे जाएगी, मंत्रालय देखेगा, मंत्रालय के बड़े कर्मचारी देखेंगे, उनके भी ऑफिसर देखेंगे, सही है जो का एक्शन तो होगा, क्यों नहीं होगा। गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी बैठी, ये मोदी सरकार है। आप चुप रहने वाले नहीं है, मतलब आप आगे चलते रहेंगे? बिल्कुल, मैं चलता रहूंगा जब तक मेरे में दम है, मेरे घुटनों में दम है चलने का, तब तक मैं चलता रहूंगा। तो आप किस हिसाब से कह सकते हैं कि आप बोलने से आरोप लगाने से क्या होता है? नहीं, बोलने से आरोप लगाते, लेकिन आरोप सिद्ध हो रहे हैं ना। ये सब पेपर है आरोप सिद्ध होने के। आप मेरे से पेपर ले लीजिए। मेरे एक आरोप है, मैंने लगाया था कि अभी फोटोग्राफी हुई थी, 1 करोड़ रुपए में करीबन खर्च हुआ है, और उन वर्कों की फोटोग्राफी है जिनके ऑलरेडी काम हो चुका था, और कोई टेंडर नहीं दिया। टेंडर भी दिया गया था, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास पेपर है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको दे दूंगा। मेरे पास टेंडर की कॉपियां मंगाई गई हैं, 4-5 टेंडर आए हैं। 5 में से एक जो बॉम्बे की फर्म है उसका टेंडर पूरा है, एक दिल्ली की फर्म है उसका पूरा है, बाकी जो बॉम्बे की 3 फर्म है उनका जारी है, टेंडर अधूरा भरा हुआ है। और सारे जो 4 टेंडर बॉम्बे के हैं वो चारों एक ही आदमी की, एक ही पेन की राइटिंग से भरे गए हैं। उसमें एक एक वर्ड मिलता है उससे, और उसमें 1 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। वो आदमी दिल्ली की पार्टी कहने को तैयार है, उसे बुलाकर थ्रेट दी गई, अगर आपने अपना टेंडर वो नहीं लिया वापस तो हम आपको जो है पेमेंट नहीं करेंगे, हम आपको काम करा लेंगे। हमने बॉम्बे की फर्म से काम करा, करोड़ों रुपए का काम हुआ है।
जो आज तक उसकी रिपोर्ट भी जमा नहीं है, वो सीडी जमा नहीं है। सुनने में ये आया है कि वो जो फोटोग्राफी करी थी उसकी सीडी फोटोग्राफ कोई जमा नहीं है। करोड़ रुपया खा गए, करोड़ों रुपया खाए जा रहे हैं, इतना घोटाले हो रहे हैं और सरकार की नींद अभी तक खुल नहीं रही। देखिए नींद तो खुलेगी। अभी इन्होंने जो है ललित कला अकेडमी कर्मचारियों ने उत्तराखंड में एक वर्कशॉप करी है, 35 लाख रुपया वर्कशॉप पर लगाया है और उस 35 लाख में गांव में करी है। पता नहीं कहाँ खर्चा दिखाया। फोटोग्राफर बुलाया था, एक दिन फोटोग्राफ ओपनिंग में आता, एक दिन क्लोजिंग में आता है। 15 दिन या 10 दिन का कैंप था, 10 के 10 दिन फोटोग्राफ को एक जो है लाख रुपए पर डे पे हायर कर रखा है, 10,000 पर डे पे। तो क्यों कर रहा है ये सब? करप्शन है, पकड़ा जा रहा है, पकड़ा जाएगा। खाने में बच्चों के आए नहीं, छोटा सा गांव है जहाँ इतना बड़ा खर्चा खाने का, 400 आदमियों का डिनर लंच क्या है वो इंतजाम कर रखा है। वो सब पेपर है मेरे पास, माध्यम से आए हैं मेरे पास। किसी के कोई बेचारा आर्ट के फेवर में इतना जो दिलचस्पी रखता है, उसको करप्शन को उससे बचाना चाहता है अकेडमी को, उन्होंने निकाल के मेरे पास भेजे हैं। देखिए खत्री जी, मेरा एक बहुत जल्दी ही एक नया इंटरव्यू आ रहा है जिसमें मैं अपने दाएं हाथ बाएं हाथ जो आप कहते हैं, पूरे इंटरव्यू में कहा है आपने, उनके नाम दिए हैं। मैं उनका भी भ्रष्टाचार खोल लूंगा और दूसरे लोगों को भ्रष्टाचार खोल लूंगा विद प्रूफ के साथ। मैं कहता हूँ विद एक पॉइंट प्रूफ के साथ। मैं वो सिद्ध तो करे नहीं है, तो आप देखें, इंतजार करिए नए जो इंटरव्यू के आने का। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सत्य प्रकाश, जिन पे कई आरोप लगते रहे और इन्होंने सिद्ध करने के लिए एक बहुत लंबी चौड़ी दास्तान हमारे साथ शब्दों की बयां की। और इनका मानना है कि इनका आने वाला जो इंटरव्यू है उसके माध्यम से ये प्रत्येक अपने साथी हों या दूसरे लोग जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, इनके पास पूरे सबूत हैं, उनके माध्यम से ये पेश करेंगे। हमें इंतज़ार रहेगा कि इनके अगले वीडियो का, इंटरव्यू का, जो इन्होंने किसी दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से दिया है। जी थे हमारे साथ डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी, जो कलाकार हैं, आर्ट क्रिटिक हैं। आर्ट क्रिटिक इसलिए बोल रहा हूँ कि इन्होंने जितनी भी RTI डाली या जितने भी केस हुए वो इनके माध्यम से होते रहे हैं। जहाँ ये इनका मानना है कि मैं कलाकारों की मदद करता रहा हूँ और जो इन पे आरोप लगते रहे हैं उनको बचाने का कार्य ये करते रहे, जो बिन वजह से लगाए जा रहे थे। धन्यवाद डॉक्टर सत्य प्रकाश जी, 2 टू सीधी बात प्रोग्राम में आप आए, आपके बारे में जाना, आपकी कला के बारे में जाना और आप पे बहुत सारी चर्चा हुई कला की। धन्यवाद आपका। नमस्कार। जी थे हमारे साथ डॉक्टर सत्य प्रकाश जी। दोस्तों अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नई जगह नए कलाकार के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दे इजाजत। वंदे मातरम। भारत माता की जय।